वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं जनरल टेस्ट। ऑलराइट, जनरल टेस्ट के अंदर कर रहे हैं हम जनरल नॉलेज की सीरीज। जनरल नॉलेज में आता है हमारा इंडियन पॉलिटी। मैं जैसे कि अपनी सभी वीडियोस में बता चुका हूं, जनरल टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पार्ट 5 यानी कि यूनियन। इससे पहले मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बना चुका हूं। मैं वीडियो बना चुका हूं किन किन चीजों पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बेसिकली इंडियन पॉलिटी से क्या इंपॉर्टेंट है, हमने पार्ट 1 कवर किया है। ठीक है, पार्ट 1 हमने कवर किया है। पार्ट 1 के अंदर आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम सब चीज को। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। ऑलराइट, फिर हमने किया है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आता है आपका सिटीजनशिप। ठीक है, आपका सिटीजनशिप आता है। उसके अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, वो आते हैं आपके 5 से 11 तक। ठीक है, याद रखिएगा जो मैं आर्टिकल्स बता रहा हूं, जैसे ये आर्टिकल है 1 से 4, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है बताइए यूनियन एंड टेरिटरीज कौन से पार्ट में आते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो है वो कौन से आर्टिकल नंबर से कौन से आर्टिकल नंबर तक है। ठीक है, तो इसलिए सभी याद रखेंगे। ऑलराइट, दो पार्ट हो गए। पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है, याद रखेंगे। ये सभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप हमारे यूनिमॉन्क्स के चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको ये सभी के सभी मिल जाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो मैंने बताया इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से होंगे। ठीक है, नाउ पार्ट 3 हम कर चुके हैं। पार्ट 3 क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। नेक्स्ट फिर हमारा आता है पार्ट क्या 4। पार्ट 4 में हमने किया था डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑलराइट, आर्टिकल नंबर बताइए 36। ठीक है, 36 से क्या है, 36 से 51। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर है आपके लिए। मैं इस वीडियो में जो मैंने डीपीएसपी की वीडियो बनाई है, इसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई इतने सारे आर्टिकल्स क्या पढ़े, क्या सारे याद करने पड़ेंगे, सारे पूछे जाएंगे। मैंने अपनी सारी वीडियोस में आपको सिर्फ वो आर्टिकल्स ऐसे एक्सप्लेन किए, बताए मैंने सब है, लेकिन स्ट्रेस किया है, आपको हाईलाइट कर दिया है कि ये आर्टिकल छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपकी 99% पॉसिबिलिटीज वही पूछने की है। क्योंकि उन्हें भी पता है जो पेपर बना रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इतने सारे आर्टिकल्स याद करने के लिए, तो वो मेन चीजें पूछेंगे आपसे। नाउ उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, उसके बाद बताया था मैंने पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A के अंदर क्या आ जाता है हमारा, पार्ट 4A के अंदर आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलराइट, फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल क्या है 51A। ठीक है, 51A ये भी मैं आपको कवर करा चुका हूं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर आता है यूनियन। देखिए जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे आपको पार्ट्स, उसके आर्टिकल और कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। अगर बात करें कि पार्ट 5 के अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 52 आर्टिकल 52 से 151 के जो आपके आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, यूनियन पार्ट 5 के अंदर आते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज आती है उसके अंदर प्रेसिडेंट। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, और साथ के साथ ये भी बताइएगा कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो चलिए आज प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। और अगेन मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, ये 51 नहीं 52 है, ये टाइपिंग एरर हो गया था। ठीक है, 52 से लेके 151। नाउ अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जब मैं स्टेट बोल रहा हूं ना यहां पे, तो स्टेट का मतलब हो गया मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, यानी कि इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। अब आपको पता होगा कि जो स्टेट है वो बेसिकली 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है। स्टेट हमारा 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है। कौन से 3 ऑर्गन्स है हमारा एक तो हो गया हमारा जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी। एक हो गया हमारा लेजिस्लेचर। ठीक है, और एक हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसके जो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो कौन होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट। ऑलराइट, प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो क्या याद रखेंगे आप कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। नाउ प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसकी क्वालिफिकेशन है हमारी क्या,
उसकी क्वालिफिकेशन है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसका जो इंडियन सिटीजन वाली चीज है ये मैंने आपको किसके अंदर बताई थी, ये मैंने आपको बताई थी पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर जो हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है सिटीजनशिप वाली चीजें, उसके अंदर मैंने बताया था कि कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ऑलराइट, तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा आपका एज जो है मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और साथ ही एलिजिबल होना चाहिए सदस्य बनने के लिए। किसका सदस्य? लोकसभा का, ठीक है। आपको पता होगा हमारा जो पार्लियामेंट है, बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का के लिए एलिजिबल होना चाहिए कि वो सदस्य बन सकता है लोकसभा का, ठीक है। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके पास जो जब वो बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने जा रहे हैं, तब क्या है, तब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनका होल्ड नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, अगर आप सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ताकि आपको मनपसंद कॉलेज या मनपसंद यूनिवर्सिटी मिले, तो यूनिमॉन्क्स उसकी तैयारी कराता है। अगर आप क्लासेस चाहते हैं, आप 2 तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। पहला, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके देख लीजिए, आपको वहां पे ऐप मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। और साथ ही अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और साथ ही आप हमारा यूट्यूब का चैनल यूनिमॉन्क सीयूईटी के नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब सीयूईटी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है वहां पर आपको सभी अवेलेबल करा दी जा रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली। अब आप कहेंगे सर इनडायरेक्टली क्या है? देखिए, जब आपके इलेक्शन आते हैं ना एमएलए एमपी के, तो हम डायरेक्टली वोट करते हैं, हम जाते हैं, वोटिंग स्टार्ट होती है, हम अपना मनपसंद कैंडिडेट चुनते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, इनडायरेक्टली वोट होती है। कैसे? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होती है वोटिंग हमारी, जिसमें कौन होते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर? जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, साथ के साथ स्टेट असेंबली, ठीक है। यानी कि जितने भी पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके इलेक्टेड मेंबर है। और साथ ही स्टेट असेंबली। अब मैं अगर स्टेट असेंबली की बात करूं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं, स्टेट लेजिस्लेचर की मैं बात करूं, तो आपको 2 मिलेगा। आपको एक असेंबली मिलेगी, एक आपको काउंसिल मिलेगी। तो मैं काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ असेंबली की बात कर रहा हूं, जिसके लिए हम डायरेक्टली वोट करते हैं एमएलए के लिए, जब हम सीएम बनाते हैं, ठीक है, सीएम चुनते हैं, तो उसके लिए सिर्फ वो। और इसमें इंक्लूड है दिल्ली के भी और पुडुचेरी के भी। नाम याद रखिएगा, ये आपसे एक्सक्लूसिवली पूछा जा सकता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के इंक्लूड है। यस, इंक्लूड होते हैं। ऑलराइट, अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होता है किसी भी तरीके का, तो वो इलेक्शन डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है उस इलेक्शन डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। टेन्योर कितना होता है? अगर हम टेन्योर की बात करें तो एक प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर का, ठीक है, 5 ईयर का टेन्योर होता है। अगर हम बात करते हैं कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम रिपब्लिक है, प्रियम्बल के अंदर आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, वहां पे एक वर्ड मिलेगा आपको रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ही यही है, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, वो हर 5 साल में इलेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका में क्या होता है, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना जाता है तो मैक्सिमम 2 टेन्योर के लिए ही बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया तो वो कितनी भी बार बन सकता है, ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन कुछ मिनिमम कंडीशंस रखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए मेंबर बनने के लिए, और उसका 35 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ऑलराइट, अगर प्रेसिडेंट चाहता है रिजाइन करना, अब वो प्रेसिडेंट के लिए कंटिन्यू करना नहीं चाहता है, वो रिजाइन करना चाहता है, तो किसको रिजाइन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। याद रखेंगे, किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नाउ जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट होने के बाद जब शपथ लेंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको शपथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ। ये फिक्स सैलरी होती है। सैलरी फिक्स किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट के द्वारा, याद रखेंगे। नाउ अगर किसी भी कारण से प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेट हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है, उनमें से कौन कौन से रीजन है? डेथ,
डेथ के कारण या रिजाइन करने के कारण या फिर उनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम इंपीचमेंट भी कहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो एक प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ऑलराइट, याद रखेंगे ये चीजें कि अगर डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल के टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे अगर सीट वैकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा किसकी तरह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह। नाउ नेक्स्ट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, सपोज मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, उनकी सीट भी खाली है, तो क्या करेंगे उस टाइम पे, क्या होगा उस टाइम पे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। और या फिर वो भी नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं होंगे, तब कौन होगा, सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्ट करेगा किसकी तरह, वो एक्ट करेगा किसकी तरह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह। लेकिन उसका टाइम क्या होता है, 6 मंथ का टाइम होता है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए आप एक्ट कर सकते हैं एज प्रेसिडेंट। 6 महीने के अंदर अंदर फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे ताकि हम जो है एक नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर सके। ऑलराइट, ऐसी कंडीशन कब आई थी, देखिए ऐसी कंडीशन तब आई थी पहली बार जो ऐसी कंडीशन आई थी, उसके बाद कब आई, किसके लिए आई थी, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे हमारे पहले प्रेसिडेंट ऐसे थे जो ऑफिस में जब वो प्रेसिडेंट थे तब उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और दूसरी बार कब हुआ, दूसरी बार हुआ था जब फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा, सबसे पहली बार कौन अपने जो प्रेसिडेंट रहते हुए जिनकी ऑफिस में डेथ हुई थी वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सेकंड कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जितनी भी चीजें मैं हर एक स्लाइड में बता रहा हूं ना, ये आपके सीयूईटी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है जीटी के लिए, क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ एक ऐसी कंडीशन आई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरीके से डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं कुछ भी, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तब कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। ऐसी एक सिचुएशन एक ही बार आई है जिस टाइम पे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि हम जुडिशरी की बात करें कि चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज जो थे उसमें से किसने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो अपॉइंट किए गए थे किसकी तरह, प्रेसिडेंट की तरह। ऑलराइट, याद रखिएगा ये वाला नाम, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक, भूलिएगा मत। नाउ अब ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी बिल भेजता है या फिर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन, उसको दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकता है। ये किसके द्वारा बोला गया था, ये बोला गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, 1978 के द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया था और ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। अब बात करते हैं रिमूवल की, क्या प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ऑब्वियसली रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। कैसे, एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं हम इंपीचमेंट प्रोसीजर, जो आता है आपका आर्टिकल 61 के अंदर, जिसमें यह बोला गया है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये टर्म याद रखेंगे क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि किस ग्राउंड पे इंपीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, और ये जो प्रोसीजर होता है ना इंपीचमेंट प्रोसीजर, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है, ठीक है, और ये इनिशिएट किया जा सकता है दोनों में से किसी भी हाउस में, यानी कि लोकसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है और राज्य सभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है। ऑलराइट, ये सभी जो मैं आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। बेसिकली पहली आ जाती है हमारी फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मल हेड होते हैं, ठीक है। नाउ कुछ अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं और रिमूवल भी करते हैं। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल्स करते हैं, फॉर एग्जांपल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मैं आपको बोल रहा हूं जिसमें पीएम भी आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज पीएम जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। ऑलराइट, गवर्नर्स, सभी स्टेट के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट भी करते हैं, और डिफेंस चीफ्स यानी कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ, इन सब की, और एयरफोर्स चीफ, इन सब की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके साथ साथ राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा।
और याद रखिएगा जब मैंने क्या बात की थी इलेक्शन की, जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तब नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब रिमूवल की बात आती है प्रेसिडेंट के, तब रिमूवल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा जो है पार्टिसिपेट करता है, ना कि स्टेट असेंबली। और जब मैं बात कर रहा हूं आपसे लोकसभा और राज्यसभा की, उस वक्त जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी वोट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, और साथ ही सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद द डेथ सेंटेंस। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी गई है, यानी कि फांसी की सजा दी गई है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है उस सेंटेंस को। ऑलराइट, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 123 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है, और ऑर्डिनेंस इशू करके कोई भी चीजें क्या कर सकता है? वो एक तरीके से प्रॉपर लॉ की तरह मानी जाती है जब तक पार्लियामेंट वापस सेशन में ना आ जाए और उसको पास ना कर दे, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 123 किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है या 123 आर्टिकल किससे एसोसिएटेड है? इट इज ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड है। नाउ अब बात करते हैं कुछ वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। कौन कौन सी वीटो पावर्स है जब हम बात करते हैं? तो एक तो है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह हो गया है कि अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है तो वो उसके लिए मना कर सकते हैं कि मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा, मना कर रहा हूं, यानी कि विदहोल्डिंग द असेंट टू द बिल, ठीक है, यानी कि मना कर सकते हैं। फिर एक आता है हमारा क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इट कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी, ठीक है, लेकिन क्या ये ओवरराइड की जा सकती है? ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए क्वालिफाइड वीटो हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पास प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर होती है एक होती है इंडियन प्रेसिडेंट की, ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर होती है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होती है, यानी कि अगर किसी बिल को मना कर दिया और वो बिल वापस लेजिस्लेचर ने पास कर दिया किस मेजॉरिटी के साथ? हायर मेजॉरिटी के साथ, तो वो बिल माना जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है इंडिया के केस में, ये सिर्फ किसके केस में है? यूएसए के केस में है, ठीक है, इंडिया के केस में नहीं है। तो इंडिया के केस में क्वालिफाइड वीटो नहीं है। अब बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो की, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने क्या काम किया, प्रेसिडेंट को उसमें कोई रिकमेंडेशन दी, उसको बोल दिया रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, ले तो क्या होगा? वो जाएगा और वो बिल वापस से अगर ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट फिर दोबारा वापस नहीं भेज सकता। एक आता हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट डिले कर देता है असेंट देने के लिए, यानी कि ना ही उसको एक्सेप्ट करेगा ना ही रिजेक्ट करेगा, उसको ऐसे ही छोड़ देगा, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि जेब में रख लेना, जेब में रख के छोड़ देना, ठीक है, भूल जाना उसको। तो इस तरीके से ना ही जब तक उसको ना रिजेक्ट हो रहा है और ना ही एक्सेप्ट हो रहा है तो वो बिल क्या होगा? एक तरीके से डेड ही हो जाएगा अगर उस पर कभी असेंट दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो वेट ही करता रहेगा किसके लिए? अप्रूवल के लिए। तो मेनली इंडिया में कौन कौन सी वीटोज है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। लेकिन अगर हम बात करें कि वीटो कितने तरीके की होती है, वो होती है टोटल 4, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। ऑलराइट, नाउ कुछ और भी पावर्स है प्रेसिडेंट के पास रिलेटेड टू इमरजेंसी पावर्स, जो आती है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर, प्रेसिडेंट रूल आता है आर्टिकल 356 के अंदर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 के अंदर। ये हम कवर करेंगे किसके अंदर? जब हम इमरजेंसी करेंगे, ठीक है, इमरजेंसी वाला टॉपिक करेंगे तब हम इसको कवर करेंगे, तो इसका वेट करना तब तक के लिए। लेकिन
प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने सभी कवर कर लिए हैं, इससे बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो जो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि जो जो मैंने आपको लाइंस बताई है एक एक लाइन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपके कोई भी डाउट है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी कोई भी पॉइंट अगर रह जाता है उसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।